कवि अपराजेय निराला, जिसको मिला गरल का प्याला। दोस्तों, ये पंक्तियां हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए रामविलास शर्मा के द्वारा रचित, और जो उनके पूरे के पूरे व्यक्तित्व को स्पष्ट करती हैं। उन्होंने इन दो पंक्तियों के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया कि कवि निराला उन महत्वपूर्ण छायावाद के कवियों में से हैं जिन्हें जीवन भर विसंगतियों के गरल यानी विष का पान करना पड़ा, यानी विसंगतियों विषमताओं से जूझना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी इस अपराजयता को नमन करते हुए आज का सत्र शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज के सत्र में जैसा कि हमने कहा, अभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर हम चर्चा करने वाले हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के उन महत्वपूर्ण वे महत्वपूर्ण कवि हैं, कहूंगी मैं, वे महत्वपूर्ण कवि हैं जिनके काव्य में विविधता भरपूर दिखाई देती है। जो वैविध्य, जहां वे श्रृंगार की चर्चा करते हैं तो वे आकंठ निमग्न होते हैं श्रृंगार में, और जब वे बिल्कुल जमीन पर परिश्रम करती, अपना पसीना बहाती स्त्री की चर्चा करते हैं तो वे बाकायदे यथार्थ की पथरीली भूमि पर खड़े दिखाई देते हैं। वे आध्यात्म की जब बात करते हैं तो आध्यात्म की ऊंचाइयों की चर्चा करते हैं, और जब वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में बात करते हैं तो वे एक साधारण व्यक्तित्व के रूप में दिखाई देते हैं। इतने विविधतामय काव्य के यानी साहित्य के सर्जक निराला पर हम बात शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। निराला को किस रूप में जाना जाए? सबसे पहली बात, मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं निराला। दूसरी बात, उनकी काव्य कृतियों में एक स्वर, बहुत ही प्रबल स्वर कहूंगी, क्रांति और ओज का बहुत ही प्रबल स्वर अभिव्यक्त हुआ है, इसलिए उन्हें विद्वानों ने क्रांति और ओज का कवि कहकर के भी संबोधित किया है। अब उनके जीवन परिचय की बात आती है तो जन्म उनका 29 फरवरी 1899 में हुआ माना जाता है। उनका जन्म स्थान है महिषादल रियासत बंगाल, यानी बंगाल उनकी जन्मभूमि है, जबकि वे पूर्वजों की परंपरा के अनुसार उत्तर प्रदेश कन्नौज के आसपास एक छोटे से स्थान के मूल निवासी थे। उनके पिता का नाम था राम सहाय त्रिपाठी और उनकी माता का नाम था रुक्मिणी देवी। उनका मूल नाम था सूर्य कुमार। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि वे रविवार के दिन पैदा हुए थे और इसीलिए उनके पिता ने उनका नाम सूर्य कुमार रखा, जिसे बदलकर स्वयं निराला ने बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रख दिया। इनका निधन 15 अक्टूबर 1961 को हुआ। जैसा कि मैं बता चुकी दोस्तों आपको कि उनकी कृतियों की जो भावभूमि है, जो विषय वस्तु है, वो बहुमुखी है, विविधात्मक है, तो उसका उल्लेख हमें इन कृतियों के माध्यम से मिल जाएगा। तो निराला ने भी कहानियां भी लिखी, काव्य भी लिखे, प्रबंधात्मक कृतियां भी लिखी, शोक गीत भी लिखा सरोज स्मृति के रूप में, और उपन्यास भी उन्होंने लिखे, यहां तक कि बाल साहित्य का सृजन भी निराला ने किया। तो एक एक कर हम उनकी कृतियों पर चर्चा करते हैं ताकि हम जानें कि निराला का वास्तविक साहित्यिक स्वरूप आखिर है क्या। कवि के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में हम निराला को किस रूप में देख सकते हैं, ये हमें इनके कृतित्व से परिचय मिलेगा। तो उनका सबसे पहला जो काव्य संग्रह है वो है अनामिका प्रथम के नाम से, जो कलकत्ता में से प्रकाशित हुआ 1923 में। ये जो स्थान है दोस्तों, ये सब अलग अलग स्थानों से उनकी कृतियां प्रकाशित हुई और उपलब्ध था, इसलिए मैंने इसका यहां पर उल्लेख किया। तो उनका पहला कविता संग्रह है अनामिका प्रथम, जो कलकत्ता से 1923 में प्रकाशित हुआ। दूसरा संग्रह उनका परिमल, लखनऊ से 1929 में प्रकाशित हुआ। गीतिका इलाहाबाद से 1936 में प्रकाशित हुआ। फिर अनामिका द्वितीय, उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता संग्रह, इलाहाबाद से 1938 में प्रकाशित हुआ। अनामिका द्वितीय के विषय में दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भी महत्वपूर्ण, उनकी दो महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कृतियां हैं, कौन सी? राम की शक्ति पूजा और दूसरी सरोज स्मृति। ये दोनों अनामिका द्वितीय में ही संकलित है। प्रश्न पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखेंगे।
फिर उनकी एक और उल्लेखनीय काव्य कृति सामने आती है तुलसीदास, जिसमें कि चिंतन की प्रधानता है और तुलसीदास के व्यक्तित्व को इतने नवीन रूप में अभिव्यक्त किया है कि पाठक का मन अभिभूत हुए बिना नहीं रहता। इसका प्रकाशन 1938 में हुआ और इलाहाबाद से इसका तीसरा संस्करण 1942 में प्रकाशित हुआ। फिर उनकी एक और महत्वपूर्ण कृति जो कि एक प्रगतिवादी रचना है, उन्नाव से 1942 में प्रकाशित हुई, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हम कई बार पढ़ भी चुके हैं, कुकुरमुत्ता आबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब। ये कुकुरमुत्ता कविता की पंक्तियां हैं जिसमें उन्होंने शोषितों के प्रति, शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है और शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। अणिमा का प्रकाशन, उनका एक और कविता संग्रह, उसका प्रकाशन उन्नाव से 1943 में हुआ। बेला इलाहाबाद से 1946 में प्रकाशित हुई और नए पत्ते भी इलाहाबाद से 1946 में प्रकाशित हुई। नए पत्ते में भी उनकी प्रगतिवादी रचनाएं संकलित हैं। अर्चना का प्रकाशन हुआ प्रयागराज से 1950 में। फिर आराधना प्रयागराज से ही 1953 में प्रकाशित हुई। 1954 में बनारस से गीतगुंज का प्रकाशन हुआ और सांध्य काकली का प्रकाशन हुआ इलाहाबाद में 1969 में, इलाहाबाद से 1969 में। अब बात आती है उपन्यासों की। अप्सरा, उनका एक उपन्यास लखनऊ से प्रकाशित हुआ 1931 में। अलका भी लखनऊ से ही प्रकाशित हुआ 1933 में और प्रभावती उपन्यास का प्रकाशन भी लखनऊ से 1936 में ही हुआ। निरुपमा इलाहाबाद से 1936 में प्रकाशित हुआ। कुल्ली भाट का प्रकाशन भी लखनऊ से हुआ और 1939 इसका प्रकाशन वर्ष है। बिल्लेसुर बकरेहा उन्नाव से प्रकाशित हुआ 1942 में। चोटी की पकड़ इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ 1946 में और काले कारनामे प्रयाग से प्रकाशित हुआ 1950 में। अब उनके दो उपन्यास अपूर्ण प्राप्त हुए हैं दोस्तों। एक तो है चमेली, अपूर्ण उपन्यास है जिसका संकलन निराला रचनावली जो कि संपादित है नंदकिशोर नवल के द्वारा, उसके चौथे खंड में इसका संकलन हुआ है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1982। तो चमेली एक तो उनका अपूर्ण उपन्यास है और दूसरा उनका इंदुलेखा एक अपूर्ण उपन्यास है और इसका भी संकलन नंदकिशोर नवल की निराला रचनावली के खंड 4 में हुआ है और प्रकाशन वर्ष है 1982। अब बात आती है कहानी संग्रहों की। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि निराला केवल एक कवि के रूप में नहीं बल्कि एक कथाकार के रूप में भी सामने आते हैं, क्योंकि उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास भी लिखे, कहानियां भी लिखी, यहां तक कि उन्होंने अनेक आलोचनात्मक लेख भी लिखे और निबंध भी लिखे। तो कहानी संग्रहों की बात करें तो लिली उनका एक कहानी संग्रह है, 1934 में लखनऊ से प्रकाशित हुआ। दूसरा कहानी संग्रह सखी 1935 में लखनऊ से ही प्रकाशित हुआ। सुकुल की बीबी इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ 1941 में और चतुरी चमार इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ 1945 में। अब बात आती है आलोचनात्मक चिंतन की, यानी उनके निबंधों और लेखों की। रविंद्रनाथ कविता कानन, इसका परिवर्धित संस्करण बनारस से 1954 में प्रकाशित हुआ और इसमें आलोचनात्मक उनके लेख हैं। प्रबंध पद्म, ये सभी उनके आलोचनात्मक चिंतन से संबंधित ग्रंथ हैं। प्रबंध पद्म का प्रकाशन हुआ लखनऊ से 1934 में। प्रबंध प्रतिभा प्रयाग से प्रकाशित हुआ 1940 में। चाबुक इलाहाबाद से 1942 में। चयन वाराणसी से 1957 में। एक संग्रह नाम से भी उनके लेखों का संग्रह प्रकाशित हुआ प्रयाग से 1963 में। अब बात आती है उनके द्वारा रचित बाल साहित्य की। तो बाल साहित्य में भक्त ध्रुव नाम से उन्होंने एक रचना लिखी, कलकत्ता से 1926 में प्रकाशित हुई। भक्त प्रहलाद भी कलकत्ता से 1926 में प्रकाशित हुई। भीष्म भी कलकत्ता से 1926 में प्रकाशित हुई। यानी ये तीनों कृतियां, भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद और भीष्म, 1926 में कलकत्ता से ही प्रकाशित हुई। महाराणा प्रताप नाम से उनकी एक अन्य कृति कलकत्ता से प्रकाशित हुई 1927 में और सीख भरी कहानियां इलाहाबाद से प्रकाशित हुई 1969 में। अन्य रचनाओं में रामायण की अंतर कथाएं नाम से उनकी एक कृति प्रकाशित हुई लखनऊ से 1939 में और महाभारत नाम से एक कृति प्रकाशित हुई लखनऊ से ही 1956 में।
अब बात आती है कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्यों की जो हमें निराला के विषय में पता होने चाहिए, ताकि न केवल हम उनके साहित्य की विशिष्टताओं को जान सकें बल्कि उनके साहित्यिक दृष्टिकोण से भी परिचित हो सकें। सबसे पहली बात निराला की पहली प्रकाशित कविता के विषय में है। आज तक दोस्तों हम यही पढ़ते आए कि निराला की पहली प्रकाशित कविता जूही की कली है। रामविलास शर्मा ने, जिन्होंने निराला पर शोध किया है, उन्होंने इस बात का पूरे तर्कों के साथ खंडन किया है। उनका कहना है कि निराला की पहली प्रकाशित कविता जन्मभूमि है, जो 1920 में प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुई। स्वयं निराला के अनुसार उनकी पहली रचित कविता जूही की कली है, जो उन्होंने 1916 में लिखी थी, लेकिन इसका खंडन भी रामविलास शर्मा ने अपने ग्रंथ में किया है और उसका साक्ष्य, उसके प्रमाण उन्होंने निराला के पत्र दिए हैं। प्रमाण के रूप में निराला के पत्रों में जो बातचीत हुई है, उनका अलग अलग साहित्यकारों को लिखे गए वे पत्र हैं, उनके आधार पर उन्होंने यह कथन प्रस्तुत किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि प्रश्न पूछा जाए कि निराला की पहली प्रकाशित कविता क्या है, तो जन्मभूमि। अगर विकल्प में जूही की कली है और जन्मभूमि नहीं है तो हम जूही की कली को मान लेंगे, लेकिन यदि विकल्प में जन्मभूमि है तो हम जन्मभूमि को ही मानेंगे। ये ध्यान रखना है। जूही की कली 1922 में आदर्श पत्रिका में प्रकाशित हुई। 1922 में निराला महिषादल रियासत से कलकत्ता आकर रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित समन्वय पत्र से जुड़े, यानी अब कलकत्ता आ गए 1982 में और वे रामकृष्ण मिशन से जुड़ गए। अद्वैत दर्शन का प्रभाव है निराला के साहित्य पर। यह भी आपको ध्यान रखना है कि रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए थे, श्री रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी थे वे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और यही कारण है कि अद्वैत दर्शन का प्रभाव उनकी कृतियों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। कुछ समय बाद निराला मतवाला पत्र से जुड़े और उनकी काव्य प्रतिभा इस मतवाला के माध्यम से ही विकसित और परिष्कृत और अभिव्यक्त हुई। मतवाला में प्रकाशित उनकी कविताएं कहां संकलित हैं? प्रारंभिक कविताएं प्रथम अनामिका और कुछ परिमल में संकलित हैं। 1928 में कलकत्ता से वे अपने मूल गांव गढ़ाकोला लौटे, यानी उत्तर प्रदेश में उन्नाव के आसपास का जो क्षेत्र है उसी वहीं पर है स्थान गढ़ाकोला। 1929-30 में वे गढ़ाकोला से लखनऊ चले गए। इसी बीच कलकत्ता जाकर उन्होंने रंगीला पत्र का भी संपादन किया, यानी 3 पत्रों के संपादन की चर्चा हो चुकी अब तक। कौन कौन से? एक तो है समन्वय जो रामकृष्ण मिशन का था, दूसरा मतवाला और तीसरा रंगीला। 1940 के पश्चात वे उन्नाव, प्रयाग, वाराणसी में अपने मित्रों के साथ रहे, यानी अलग अलग स्थानों पर वे घूमते रहे। प्रसंगवश दोस्तों बता दूं कि निराला का जो जीवन था वो बहुत सारे विषमताओं से भरा हुआ था। उनके पिता का निधन बाल्यकाल में ही उनकी माता का निधन बाल्यकाल में ही हो गया था और उनके पिता भी कुछ समय बाद उनका भी निधन हो गया और उनके परिवार में जितने भी सदस्य थे किसी एक महामारी के दौरान उन सब का निधन हो गया और निराला ही एकमात्र घर के सभी जो बच्चे थे उनका ध्यान रखने की सारी जिम्मेदारी निराला के ऊपर आ गई। और यही कारण है कि उस जिम्मेदारी को निभाने के चक्कर में वे अलग अलग स्थानों पर काम की तलाश में घूमते रहे। 1947 के पश्चात वे अधिकतर प्रयाग में रहे। दूसरी बात एक और आपको ध्यान में रखनी है कि निराला को महादेवी वर्मा अपना मुंह बोला भाई मानती थी। दूसरी बात, जयशंकर प्रसाद के प्रति बहुत ही भावपूर्ण संबंध थे, बहुत ही भावपूर्ण अभिव्यक्ति की है निराला ने उन पर। उनके निधन 1937 में जब जयशंकर प्रसाद का निधन हुआ तो एक बहुत ही भावपूर्ण कविता भी उन्होंने प्रसाद जी के लिए लिखी। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। राम की शक्ति पूजा निराला की 1936 में रचित एक उल्लेखनीय कृति है जो 1939 में अनामिका द्वितीय में संकलित की गई। इसमें राम के द्वारा रावण पर विजय प्राप्ति के उद्देश्य से शक्ति पूजा करने के प्रसंग को काव्यकृति का आधार बनाया गया है। दोस्तों 1938-39 का जो समय है वो भारत की जो स्थिति है, विश्व में जो स्थिति थी उसके दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था और अंग्रेजों का शासन था।
तो उस स्थिति में भारत के नागरिकों में हताशा और निराशा भरपूर मात्रा में विद्यमान थी। तो यहां निराला ने राम की शक्ति पूजा में राम को एक मानवीय चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया, ताकि वे ये संदेश भारत की जनता तक पहुंचा सकें कि जब राम जैसे दिव्य व्यक्तित्व भी किसी क्षण विशेष में निराश और हताश हो सकते हैं, तो हम तो साधारण मानव हैं। लेकिन जिस तरह राम उस निराशा से निकलकर ऊपर उठते हैं और अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त कर, साधना के बल पर अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त कर रावण पर विजय प्राप्त करते हैं, उसी तरह से भारतवासी भी अपनी विषम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। केवल हताशा और निराशा में डूबने से काम नहीं चलेगा। यह संदेश उन्होंने राम की शक्ति पूजा के माध्यम से भारतीय जनमानस को दिया। राम के द्वारा रावण पर यह तो हो चुका है। इसका कथानक जो है राम की शक्ति पूजा का, वो 5 चरणों में विभक्त है। इसमें राम के मानव रूप का चित्रण किया गया है, यह भी मैं बता चुकी। समकालीन यथार्थ परिवेश की सांकेतिक अभिव्यक्ति राम की शक्ति पूजा की महत्वपूर्ण विशेषता है। हिंदी साहित्य का पहला शोक गीत सरोज स्मृति भी अनामिका द्वितीय में संकलित है, इसकी चर्चा भी मैं कर चुकी हूं। कुकुरमुत्ता और नए पत्ते निराला की प्रगतिवादी रचनाएं हैं। अब बात आती है कि विद्वानों ने निराला के विषय में क्या कुछ कहा है। तो सबसे पहले हिंदी साहित्यकोश भाग 2 की बात करते हैं। हिंदी साहित्यकोश कहता है कि हिंदी के छायावादी कवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कई दृष्टियों से विशेष महत्वपूर्ण है। कई दृष्टियों से विशेष महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य है कि छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ हैं, पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी, उनमें निराला की अपनी एक अलग छवि है। उनका व्यक्तित्व अतिशय विद्रोही और क्रांतिकारी तत्वों से निर्मित हुआ है। यही कारण है कि बादल राग जैसी कविता में उनके विद्रोह और क्रांति का जो स्वर है वो स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है। उसके कारण वे एक ओर जहां अनेक क्रांतिकारी परिवर्तनों के सृष्टा हुए, वहां दूसरी ओर परंपराभ्यासी हिंदी काव्य प्रेमियों द्वारा अरसे तक सबसे अधिक गलत भी समझे गए। यानी क्योंकि वे बेकार हो चुकी परंपराओं के प्रति विद्रोह का भाव रखते थे। यही कारण है कि उन्हें, निराला एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्हें अपने समय में हमेशा कड़वी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। वे जीवन की विषमताओं से पीड़ित तो रहे ही, साथ ही साहित्य जगत की आलोचनाओं से, उनके कटाक्षों से भी बहुत अधिक पीड़ित रहे। उनके विविध प्रयोग जो हैं वो छंदों के नवीन प्रयोग, भाषा के नवीन प्रयोग, शैली के नवीन प्रयोग और भाव के नवीन प्रयोग के रूप में सामने आते हैं। नवीन काव्य को दिशा देने में, हिंदी साहित्य का जो नया काव्य है उसको दिशा देने में निराला के इस नए दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण योगदान है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव, समास में गुम्फित पदवल्लरी यानी सामासिक शब्दों का प्रयोग, क्रियापद का लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। यानी जो सामासिक शब्दावली निराला प्रयोग करते हैं और जो क्रियापद के लोप की जो प्रवृत्ति उनके साहित्य में दिखाई देती है, शुक्ल जी के अनुसार वो बंग काव्य शैली का प्रभाव है। सबसे अधिक विशेषता आपके पद्यों में चरणों की स्वच्छंद विषमता है। कोई चरण बहुत लंबा है तो कोई बहुत छोटा, कोई मंझोला देखकर ही बहुत से लोग इसे रबड़ छंद, केंचुआ छंद आदि कहने लगे हैं। ये शब्द, ये रबड़ छंद और केंचुआ छंद मुक्त छंद में जब रचनाएं निराला ने लिखनी शुरू की तो उनके लिए प्रयुक्त हुए ये शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। निराला जी की भाषा अधिकतर संस्कृत की तत्सम शब्दावली में जड़ी हुई होती है, जिसका नमूना हमें राम की शक्ति पूजा में मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि निराला अपनी धुन के पक्के और फक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने सबकी उपेक्षा की। उनके काव्य में आरंभ से ही विविधता के दर्शन होते हैं। इस बात को आपको मैं बार बार दोहरा रही हूं, मैं पहले भी कह चुकी कि आपको ध्यान रखना है कि छायावादी कवियों में निराला के काव्य में जितना वैविध्य है उतना वैविध्य अन्य कवियों में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वे छायावादी कविता के सौंदर्य में भी डूबते हैं, लेकिन यथार्थपरक दृष्टिकोण से समाज की विसंगतियों पर भी चोट करते हैं, उनको भी अपने काव्य में चित्रित करते हैं। तो ये जो वैविध्य है वो हमें स्पष्ट रूप से निराला की कृतियों में दिखाई देता है। यह विविधता कैसी है? विविधता, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि भाषा की विविधता भी है, भाव की विविधता भी है और विचारों की विविधता भी है और शिल्प की विविधता भी है। यानी जो वैविध्य निराला के साहित्य में दिखाई देता है वो भाषा, भाव, विचार और शिल्प 4 क्षेत्रों में दिखाई देता है।
उदाहरणार्थ परिमल में, परिमल जो उनका कविता संग्रह है उसमें गीत भी हैं, मुक्त छंद भी हैं, मधुर भावों से अनुप्राणित प्रणय गीत भी हैं और ओजपूर्ण रचनाएं भी हैं। तो ये जो विविधता है ये निराला के काव्य की अपनी निजी विशेषता है। उसमें अधिवास और पंचवटी प्रसंग जैसी दर्शन प्रधान रचनाएं भी हैं और भिक्षुक और विधवा जैसी कविताएं भी, जिनमें यथार्थ का तीव्र अंश दिखाई देता है। निराला की एक ही समय की रचनाओं में दिखाई देने वाली यह अनेक रूपता यानी विविधता संभवतः उनके अध्ययन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण संकेत है। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं, निराला ने अपने युग और भोग के संदर्भ में अंतर्दृष्टि की तलाश की है, यानी नई दृष्टि उन्होंने अपनी निर्धारित की। निराला पर भी अद्वैतवादी दर्शन का गहरा प्रभाव है, ये चर्चा हम कर चुके हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद आदि से वे काफी प्रभावित हैं। इसमें भी शक नहीं कि उसकी अंतर्दृष्टि के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। यानी श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के विचारों का, चिंतन का उनकी अंतर्दृष्टि के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। किंतु वे जीवन के भीतर बैठकर अपनी दृष्टि निर्मित करते हैं, लेकिन जब वे यहां से प्रभाव ग्रहण करते हैं, यानी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद से प्रभाव ग्रहण करते हैं, तब वो प्रभाव ऐसा का ऐसा ही ग्रहण नहीं करते, बल्कि जीवन की विषमताओं के साथ उसका उपयुक्त सामंजस्य स्थापित करते हुए फिर उस प्रभाव को, उस चिंतन धारा को विस्तृत करते हैं। निराला का आत्मान्वेषण जीवन की वैयक्तिक सार्थकता को युगीन संदर्भों के साथ भी जोड़ता चलता है। यानी जो अपने व्यक्तित्व को तो वे सार्थक करते ही हैं आत्मान्वेषण के माध्यम से, बल्कि वे युगीन संदर्भों के साथ भी अपने आप को जोड़ते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उनकी अंतर्दृष्टि तमाम मानवीय स्थितियों को पार करने में निहित है। यह उसकी मुक्ति है, क्योंकि वे स्वभाव से विद्रोही हैं। जो कुछ भी गलत है समाज में उसका वे खुलकर स्पष्ट शब्दों में विरोध करते हैं, और यहीं से उनके व्यक्तित्व की जो मुक्ति है वो प्रारंभ होती है। और ये मुक्ति छंद के बंधनों से मुक्ति भी है, रूढ़ियों से मुक्ति भी है, आभिजात्य आदि सभी से मुक्ति है, और आगे चलकर मुक्ति से भी मुक्ति है। यही निराला के काव्य का महत्वपूर्ण स्वर है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन और कृतित्व पर बात की। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा और आप इसके जरिए निराला के साहित्य के मर्म को अच्छी तरह समझ सकेंगे, ताकि परीक्षा में जो भी प्रश्न निराला के साहित्य से संबंधित पूछे जाएं, आप उनके सही सही जवाब दे सकें। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।